आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं इतिहास विषय का मॉडल पेपर और आप तक ये सरल और सहज तरीके से समझाकर हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम बिल्कुल फ्री मेहनत कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है शेखावाटी मिशन 100। तो उस मिशन का आप धन्यवाद करें, जो कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह पे उपलब्ध हो रहा है और विद आंसर हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, उसको सरल और सहज उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है हमारी टीम। तो आप उनका भी धन्यवाद और एक लाइक तो बनता है, जरूर करें। चलते हैं हम प्रश्नों की ओर, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। समय निकल जाने के बाद कोई भी समस्या है वो सोल्व नहीं हो सकती, यानी समय बहुमूल्य है। करने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न, विशाल स्नानागार और माल गोदाम कौन से पुरा स्थल की विशेषता है? कहाँ से है मिली हमें? कालीबंगा से, या हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या राखेगढ़ी से? ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला चैप्टर है। इतिहास विषय को अगर आप अब तक भी नहीं पढ़ पाए तो भी आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप अपनी कमियों को दूर करें कि किस चैप्टर में हमारे प्रश्न हैं वो सही नहीं हो रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है मोहनजोदड़ो का क्या? विशाल स्नानागार वाला। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से हड़प्पा स्थल पुरा स्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाने का जो अवशेष है वो प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है कालीबंगा से। प्रभावती गुप्ता एक महिला शासिका थी और इनके द्वारा दंगुल गांव किसे दान दिया गया था? तो आचार्य चन्नाल स्वामी। किन शासकों को उनके मात्र नाम से जाना जाता था? कौन से शासक थे जिनके नाम के आगे माता का नाम लगा होता था? तो ये सातवाहन शासक थे। और आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी उनकी माँ का नाम है, तो गौतमी उनकी माँ का नाम पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं मात्र नाम। बाबर की गुफाएं, बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? बिहार में है। बै और बिहार ऐसे याद कर लें। महावीर स्वामी से पहले जैन परंपरा में 23 तीर्थकर हुए थे। उन्हें क्या कहा जाता था? शिक्षक हुए थे, कहने का मतलब शिक्षक हुए थे, उन्हें कहा जाता था तीर्थकर। किस विदेशी यात्री को हठीला यात्री भी कहा जाता है? तो वो कौन से है से हठीला यात्री? इबन बतूता। इबन बतूता। और ये इबन बतूता वो हैं जिनको काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हठीला यात्री भी इसी को कहते। वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बासवन्ना। शैव मत से संबंधित भक्ति आंदोलन के संत किस नाम से जाने जाते थे? शैव मत को मानने वाले नैनार के नाम से। विजयनगर के शासकों की उपाधि क्या हुआ करती थी? तो उनकी उपाधि राय हुआ करती थी। प्यारे विद्यार्थियों, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो 86 में मिली, 1986। आईने अकबरी, ये 86 है। आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की थी। असम के वे लोग जो जमीन के बदले राजा को सैनिक सेवा देते थे वो क्या कहलाते थे? तो अमीन कहला। ब्रिटेन के में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में हुई थी। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 1857 कर लें। बंगाल में धनवान रैयत को क्या कहा जाता था? बंगाल में जो रैयत होते थे, रैयत किसान को कहा जाता था, और जो पावरफुल यानी धनवान होते थे उनको कहा जाता था जोतदार। व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति किसने लागू की थी? कौन थे वो? लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं किया गया समाचार पत्र? यंग इंडिया गांधी जी का था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी का था, हरिजन गांधी जी का था, कॉमनवेल्थ नहीं था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पीडीएफ कराते समय भी मैंने करवाने का प्रयास किया है। पूरी पीडीएफ को पढ़ें और अपने सुनहरे भविष्य को सुनहरा बनाएं।
अब आप पूरा समय बिना किसी टेंशन के पढ़ाई में लगा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका भविष्य सिर्फ आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। तो अपने भविष्य को आप अपने ही हाथों सजा सकते हैं, खुद सजाएं। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महामात्य नामक एक धम्य अधिकारी नियुक्त किया था। उसका नाम क्या था? महामात्य। धर्म के प्रचार के लिए महामात्य की नियुक्ति क्यों की गई थी? धर्म के प्रचार के लिए। आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। वे महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया था उन्हें कहा जाता था थेरिगा था। बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को क्या कहा गया था? कैप टाउन। मुगल काल में राज्यादेश को क्या कहा? राज्य के आदेश को, राज्यादेश यानी राज्य के आदेश को मुगल काल में फरमान कहा जाता था। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त एक प्रकार का टैक्स था जो कि राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने, 1 मार्क्स के होंगे ये। उन 2 पुरास्थलों के नाम बताने जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता ये मानते थे। पुरातत्ववेत्ता कौन होते थे? जो प्राचीन सभ्यताएं या ऐतिहासिक स्थलों की जिन्होंने खोज की, वो वैज्ञानिक होते थे ये पुरातत्ववेत्ता। हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था, यानी जल संचय की व्यवस्था थी। ऐसा कहाँ से सबूत मिला? एक तो धोलावीरा जो कि गुजरात में, एक कालीबंगा राजस्थान में। स्त्री धन क्या होता है? तो स्त्री की यानी लड़की को शादी के समय पिता से जो भौतिक संपत्ति मिलती है या धन मिलता है उसको कहते हैं स्त्री धन। सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था। तो क्या सातवाहन राजवंश में राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी मात्र वंशिका होती थी, बेटी होती थी क्या? नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यानी इस प्रकार से इसे कहते हैं राजवंश। सॉरी, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं वंशानुगत। इब्न तुता ने किन 2 भारतीय शहरों का वर्णन किया है? तो वो कौन से शहर है? एक तो दिल्ली है, एक दौलताबाद है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता या समानता क्या है? बर्नियर ने कहा है कि भारत जो कि एशिया महाद्वीप में, यूरोप जो कि यूरोप खुद महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप जो कि विश्व के मानचित्र में पश्चिम दिशा में, और भारत जो है कि एशिया के भी दक्षिण में है, एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण में। तो इनके बीच एक तो भूमि स्वामित्व की भिन्नता है और एक यहाँ की जो जलवायु है, दोनों के बीच जलवायु में भी काफी अंतर है। किस सूफी संत की काव्य रचना आदि ग्रंथ सूफी संत? तो सूफी संत कौन है? वो है बाबा फरीद, बाबा फरीद। और कबीर, रैदास जो और रविदास, ये हैं, ये सूफी संत नहीं है, लेकिन ये भी वो हैं जो जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में है। कहने का मतलब किस प्रकार मीराबाई ने, आपको सिर्फ यहाँ एक ही उत्तर लिखना है। सूफी संत पूछा गया क्योंकि 1 मार्क्स का प्रश्न है, तो बाबा फरीद लिख दे। किस प्रकार आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन किन की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो आप इन सबका नाम लिख सकते हैं। किस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज के रूढ़ियों का उल्लंघन किया था? तो मीराबाई ने एक तो संत रविदास को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया, और अपने भजनों के माध्यम से भी उन्होंने संदेश दिया था जातिवादी समाज का, कि जातिवादी समाज की जो रूढ़ियां हैं उनको तोड़ने का इस प्रकार से उन्होंने अपने भजनों में शामिल किया था। मुगलकालीन ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के 2 स्रोत कौन से? तो मुगलों के समय ऐतिहासिक अभिलेख हमें इस प्रकार के मिलते कि उनकी ग्रामीण समाज की जानकारी मिलती, फिर साहित्यिक रचना भी मिलती जिनसे हम जान सकते हैं कि उस समय के ग्रामीण समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था। सूर्यास्त कानून क्या थे? एच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? हेनरी जेम्स की एक लघु कथा है।
पृथक निर्वाचित हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यास्त कानून क्या होता था कि अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया था कि जो जमींदार हैं वो एक निश्चित समय से पहले राजस्व वसूल था वो जमा कराना होता था उनको, सूर्य अस्त होने से पहले, नहीं तो उनकी जमीन थी वो नीलाम हो जाती थी। इसको कहा गया सूर्यास्त कानून, यानी सूर्य अस्त होने से पहले जो भी राशि बन रही थी वो जमा कराने का जो नियम था, कानून था, उसको सूर्यास्त कानून कहा गया। खंड ब होगा और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। शब्द सीमा 50 होगी। पहला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार से बताई गई हैं? वीर योद्धा बताया है, महान राजा बताया, एक विद्वान शासक बताया। अभिलेख आज भी इतिहास जानकारी के मुख्य स्रोत बिल्कुल हैं। अभिलेखों से हमारे जो भी उस समय की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इतिहास क्या बीती हुई घटनाएं हैं, और अभिलेखों में ये दर्ज है कि उस समय के जो राजा होते थे उनकी रियासतों में किस प्रकार से उनका शासन प्रशासन चलता था, किस प्रकार से कानून पारित होते थे, कौन कौन से राजस्व वसूल किए जाते थे। तो अभिलेख बहुत सी जानकारी देते हैं। राजाओं द्वारा कौन से अच्छे कार्य किए गए ये भी जानकारी मिलती है। वर्ण और जाति में अंतर, वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पे आधारित है और जाति है वो वंश और जन्म पे आधारित हो गई। जो जिस जाति में पैदा हो गया वो उसी जाति का हो गया। और वर्ण में क्या होता था, जो कर्म कर रहा है, जो काम अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है, कर्म के आधार पर। उल्लूक और दावा में अंतर, उल्लूक कौन से होते थे, जो घोड़े पे डाक पहुंचाते थे, और दावा कौन से होते थे, जो पैदल चल के डाक पहुंचाते थे। तो उल्लूक और दावा में अंतर था। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम है वो मंदिर के प्रवेश द्वार पे बना होता है, धार्मिक उनका महत्व धार्मिक होता है। विजयनगर के शासक जल संचय के लिए जागरूक थे, ये कैसे पता चलता है हमें, तो उन्होंने बड़े बड़े जलाशय बनवाए, बड़े बड़े टैंक बनवाए, बांध बनवाए, नहरें बनवाई, कुएं भी बनवाए। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण, कितने भागों में भूमि, 4 भागों में बटी हुई थी, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। मुगलकालीन भूमि का वर्णन हो गया। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने का तरीका क्या है। तो उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई, उसको कहा गया 5वीं रिपोर्ट। 1857 की क्रांति में शाहमल का योगदान क्या था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह था उसमें बड़ौत के राजाओं का नेतृत्व, जाटों का नेतृत्व किया था शाहमल ने। दमित जातियों के विकास के लिए संविधान सभा द्वारा कौन से सुझाव दिए गए? अनुच्छेद 15, 16 और 17 का सुझाव दिया। 15 में किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थल पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अवसर की समानता की बात करता है। 17 अस्पष्टता के अंत की बात करता है। खंड स होगा और दीर्घ उत्तरीय होंगे। 100 शब्दों की सीमा होगी। क्या आप इस कथ्य से संबंधित सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता शहरों में जल निकास की प्रणाली, नगर नियोजन की या व्यवस्था थी, योजना थी, बहुत सुंदर थी? बिल्कुल था। नालियाँ चौड़ी बनी होती थी, पक्की नालियाँ बनी होती थी, नगर नियोजन बहुत शानदार था। तो ये बताया हुआ जब मैंने पीडीएफ समझाई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? बाढ़ आ गई होगी, कुछ विचारकों ने माना कि बाढ़ से सभ्यता नष्ट हो गई होगी। कुछ ने माना कि जलवायु परिवर्तन होने से हो गई। कुछ ने माना कि नदियाँ सूख गई थी। कुछ ने माना कि वनों की कटाई होने से ये जो सभ्यता है ये नष्ट हो गई। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सरस्वती नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था, इसलिए भी ये सभ्यता नष्ट हो गई। इनमें से प्यारे विद्यार्थियों आपका कितना जो कंटेंट है वो क्लियर हो रहा है, आपकी कितनी मदद हो रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके जो एग्ज़ाम में कितनी मदद यहाँ से हो पाई, क्या आपने इसके बाद इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो भी लिखें कि आपकी
मेरा प्रयास है आपके लिए कितना कारगर रहा। कहने का मतलब ये है, मुझे मेरे प्रयास को जानना है कि आपके लिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ क्या वास्तव में उपयोगी है, और अगर नहीं है तो फिर मेरे करने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर दास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्था विचारों व्यवहारों पर को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। तो बिल्कुल कबीर जी के विचार हैं, आज भी कबीर जी के दोहों के माध्यम से उन जो प्राचीन समय की रूढ़ियाँ हैं उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं पे कर रहे हैं, विचारों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर टिप्पणी 1857 के समय धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, और फिर विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे थे। तो विद्रोहियों को से आह्वान किया जा रहा था कि आप जाति धर्म से परे होकर जो क्रांति है इसको सफल बनाने का प्रयास करें। उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर देता है, तो संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पे जोर देता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पे जोर देता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता पे जोर देता है। बंधुत्व की भावना भाईचारे की भावना पे जोर देता है। तो ये आदर्श हैं उद्देश्य प्रस्ताव के। खंड द हर खंड द में जो प्रश्न है 4 मार्क्स के प्रश्न है। 4 मार्क्स वाले प्रश्नों में सांची की खोज के से संबंधित है, और स्तूप क्यों कैसे बनाए जाते थे। स्तूप गोलाकार होते थे और बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक रचना है, और स्तूप का निर्माण बुद्ध के अवशेष अवशेष यानी जो बची हुई चीज़ें, अवशेष का मतलब उनको संरक्षित करने उनकी शिक्षाओं का सम्मान करने शांति के प्रतीक के रूप में भी स्तूपों को बनाया गया था। असहयोग आंदोलन पे टिप्पणी लिखनी है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, और क्यों होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्योंकि ये वैसी घटनाएं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड बड़ा ही विभत्स घटना थी। गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते, मतलब दुखी हो जाते, और वो रॉलेट एक्ट के बाद पूरी तरह से मान लेते हैं कि अब हमें अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1922 तक चलता है। 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक हो, कोई मारकाट नहीं हो, लेकिन वो घटना होने के कारण गांधी जी दुखी होते हैं और उसको बंद कर देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी कब आते हैं भारत, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उसके बाद 3 सत्याग्रह चलाते हैं, पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण के बाद वो 3 सत्याग्रह करते हैं, चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा देते हैं। तो ये याद कर लें। भारत के मानचित्र में निम्न स्थलों को बढ़ना, साबरमती गुजरात में है, अजंता महाराष्ट्र में, प्रयाग उत्तर प्रदेश में, दौलताबाद और बनवाली हरियाणा में है, चंपारण बिहार में है, सांची मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, कालीबंगा राजस्थान में है, अवध उत्तर प्रदेश में। प्यारे विद्यार्थियों, मैप को सेकंड मॉडल पेपर में पूरी तरह से करवा दिया है, उसको आप ध्यान से देखें। थैंक्स।